हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीप सर में। आज हम चलेंगे हिंदी और हिंदी का प्रथम अध्याय चलेंगे और प्रथम अध्याय हम संज्ञा से लेकर चलेंगे। और ये जो क्लास चलेगी हमारी हर रविवार चले करेगी और इस क्लास में हम कवर करेंगे वो सारे टॉपिक जो आने वाले यूपी पुलिस और जो आने वाले यूपी टेट जो जनवरी में यूपी टेट होगा उसके लिए कारगर सिद्ध होंगे। तो आज हम सबसे पहला जो अध्याय लेकर चलेंगे वो संज्ञा चलेंगे। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा, अध्याय 1 पढ़ेंगे आज और हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। अध्याय 1 जो पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। एक आसान सा टॉपिक लेकर चलेंगे जिसका नाम है संज्ञा। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा देखेंगे हम। संज्ञा कहते किसे हैं? संज्ञा कहते किसे हैं? संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा में लिख देता हूँ। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान और भाव। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान और भाव के नाम को भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा में मैंने 4 शब्द लिखे। व्यक्ति वस्तु स्थान और भाव के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं लूँ तो किसी व्यक्ति का नाम, जैसे किसी व्यक्ति का नाम ले लेता हूँ मैं रमेश। किसी व्यक्ति का नाम ले लेता हूँ रमेश। रमेश क्या है? एक संज्ञा है। रमेश क्या है? एक संज्ञा है। किसी वस्तु का नाम ले लेता हूँ। वस्तु का नाम जैसे मैं ले लेता हूँ बाल्टी। क्या? बाल्टी। या वो कोई चीज़ या वो कोई वस्तु जो आपके आसपास में आपको दिख रही है, वो सब वस्तु क्या कहलाएंगी? संज्ञा कहलाएंगी। वो कौन सी संज्ञा कहलाएगी वो बात की बात है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संज्ञा बोलते किसे हैं या संज्ञा कहते किसे हैं। बाल्टी। आप जिस भी वस्तु पर बैठकर इस क्लास को देख रहे हैं, चाहे वो चारपाई हो तो वो संज्ञा कहलाएगी। आप कुर्सी पर बैठकर इस क्लास को देख रहे हैं तो वो आपकी कुर्सी संज्ञा कहलाएगी। या कोई भी आप जानवर को देख रहे हैं, अपने आसपास के जानवर जो भी बंधे हुए हैं वो क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे, अर्थात वो वस्तु का नाम कहलाएगी। आगे स्थान। स्थान किसी का भी किसी स्थान का नाम ले सकते हैं। जैसे लखनऊ कोई स्थान है, लखनऊ कोई स्थान है तो लखनऊ एक स्थान का नाम है जो संज्ञा की परिभाषा के अंतर्गत आ जाएगा। आगे भाव। भाव वो कहलाता है जो हमारे चेहरे पर सिर्फ दिखाई देता है। चेहरे पर दिखाई देता है सिर्फ। जैसे ईमानदारी एक भाव है। क्या? ईमानदारी एक भाव है। दुख एक भाव है। दुख क्या है? एक भाव है। और जैसे सुख एक भाव है। क्या? सुख एक भाव है। ईमानदारी एक भाव है, दुख एक भाव है और जैसे सुख एक भाव है। सिंपल भाषा में बताऊं तो भाव वो कहलाते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे किसी की ईमानदारी ले लो। जैसे कोई व्यक्ति ईमानदार है तो हमने उसकी ईमानदारी नहीं देखी, सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति देखा है कि व्यक्ति कैसा है? ईमानदार है। दुख किसी के चेहरे पर हमने दुख नहीं देखा, परंतु दुख के भाव को हम स्पष्ट कर सकते हैं। उसके चेहरे पर हम दुख को अनुभव कर सकते हैं। सुख ऐसे ही हम उसके चेहरे पर सुख को अनुभव कर सकते हैं। तो परिभाषा या कोई व्यक्ति हो, किसी वस्तु हो, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा बोलेंगे। अब हम चलेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? मूल रूप से हम संज्ञा के 2 भेद पढ़ेंगे। मूल रूप से
संज्ञा के दो भेद होते हैं। मूल रूप से संज्ञा के दो भेद होते हैं। मूल रूप से संज्ञा के दो भेद होते हैं। संज्ञा के दो भेद होते हैं। कुछ बच्चों ने संज्ञा 5 प्रकार की पढ़ी होगी, कुछ बच्चों ने संज्ञा 3 प्रकार की पढ़ी होगी, परंतु कब 3 प्रकार की होती है, कब 2 प्रकार की होती है, कब 5 प्रकार की होती है, ये हम साथ के साथ देखते चलेंगे। सबसे पहले मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2। मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2। और कौन कौन से भेद होते हैं? 2 जो भेद होते हैं, एक होती है हमारी यथार्थवाचक संज्ञा और एक होती है हमारी भाववाचक संज्ञा। इधर हम लिखेंगे यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरी जो होती है हमारी वो होती है भाववाचक संज्ञा। दूसरी होती है हमारी भाववाचक संज्ञा। दूसरी हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। यथार्थवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? यथार्थवाचक संज्ञा वो होती है जो हमें सामने दिखाई देती है। यथार्थ मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो हमें दिखाई देती है, वो यथार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। अर्थात ये जो संज्ञा होगी ये दृश्य हो जाएंगी। मतलब दृश्य का क्या मतलब है? दृश्य मतलब हमें ये दिखाई देंगी। जो भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा अदृश्य होती हैं। किसी का भाव हमें दिखाई नहीं देता, परंतु हम उसको भाव को महसूस कर सकते हैं। भाववाचक जो संज्ञा होती हैं वो संज्ञाएं अदृश्य कहलाती हैं। भाववाचक संज्ञा अदृश्य कहलाती हैं। दृश्य वो जो हमें दिखाई दें, अदृश्य वो जो हमें दिखाई ना दें। मूल रूप से संज्ञा के 2 भेद हो गए। यथार्थवाचक संज्ञा हो गई वो संज्ञा जो हमें दिखाई देती है अर्थात दृश्य संज्ञाएं, और वो संज्ञा जो हमें दिखाई नहीं देती जिनको हम महसूस करते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है, अर्थात इनको अदृश्य संज्ञा भी बोलते हैं। यथार्थ संज्ञा के 4 भेद होते हैं। यथार्थ संज्ञा के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद कहलाता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद कहलाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद हमारा जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तीसरा भेद हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा, तीसरा भेद हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा, जिसको हम पदार्थवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। ये संख्या लिखा गया है, इसको मैं संज्ञा कर देता हूँ। संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को हम पदार्थवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा भी हम इसको बोलते हैं। और चौथी जो नंबर आता है वो आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को हम समुदायवाचक संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। 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 प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, हरियाणा पुलिस में पूछा गया कि यथार्थवाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है। ऐसा क्वेश्चन टफ क्वेश्चनों के अंतर्गत जाता है। तो यथार्थवाचक संज्ञा 4 प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको हम पदार्थवाचक संज्ञा भी बोलते हैं, चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। और ये सारी संज्ञाएं जो होती हैं दृश्य होती हैं। अब इधर भाववाचक संज्ञा में, ये भाववाचक संज्ञा अदृश्य होती है और इसका कोई भेद नहीं होता है। भाववाचक संज्ञा का कोई भेद नहीं होता है, इसका कोई भेद नहीं होता है। भाववाचक संज्ञा का कोई भेद नहीं होता है।
ये थी हमारी मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो मूल रूप से संज्ञा 2 प्रकार की होती है। अब हम चलेंगे प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं। 5 भेद। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो आता है वो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहला जो भेद होता है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो भेद होता है वो होता है जातिवाचक संज्ञा। अभी हम संज्ञा किसको बोलते हैं वो पढ़ रहे हैं। आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं, ये पढ़ेंगे। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भेद होता है भाववाचक संज्ञा। तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा। चौथा भेद होता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम पदार्थवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। और 5वां भेद होता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। 5वां भेद होता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। 5वां भेद समूहवाचक संज्ञा। आप तसल्ली से क्लास को देखते रहिए, आपके सब समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद पूछे तो 5 भेद होते हैं। वहीं पर एक प्रश्न बन जाता है कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होते हैं। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। पहला भेद जो होता है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। दूसरा भेद हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा होता है। दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा होता है। जातिवाचक संज्ञा होता है। और तीसरा भेद जो होता है हमारा वो होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। तीसरा भेद जो होता है वो होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। तीसरा भेद होगा हमारा भाववाचक संज्ञा। ये द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा ये कहाँ पर चले गए। तो कुछ विद्वानों का मत है कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा इस जातिवाचक संज्ञा के ही रूप हैं। ये द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा के भेद हैं। जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। क्या देखा हमने। मूल रूप से संज्ञा के 2 भेद देखे। मूल रूप से अगर प्रश्न आ जाए मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो 2 भेद। उसके बाद हमने देखा प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। उसके बाद अगर प्रश्न आ जाए आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जो मैंने सामने लिख दिए हैं। अगर किसी भी हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद ना पूछे, अगर प्रश्न ऐसे आ जाए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, निखालिस ऐसे आ जाए खाली, ना तो आधुनिक हिंदी के अनुसार पूछे और ना पूछे प्राचीन हिंदी के अनुसार और ना पूछे मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक कोने में कहीं को लिख लेना कि ऐसे में सिर्फ संज्ञा के 5 भेद मान्य होंगे।
ऐसे में सिर्फ संज्ञा के 5 भेद मान्य होंगे। संज्ञा के 5 भेद मान्य होंगे। संज्ञा के 5 भेद, संज्ञा के 5 भेद मान्य होंगे। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद मान्य होंगे और ये 5 भेद ये वाले कहलाएंगे। ये 5 भेद ये वाले हो जाएंगे। 5 भेद ये वाले हो जाएंगे। अब हम चलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। सबसे पहले चलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं और इसकी पहचान चलेंगे। कैसे कैसे इसकी हमको पहचान करनी है। इसको मैं 1 मिनट रफ कर देता हूँ और फिर चलते हैं हम। अगली हेडिंग डाल लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगली हेडिंग व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगली हेडिंग डाल लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा 2-3 लाइनें छोड़कर अगली हेडिंग डाल लीजिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा और 2-3 लाइनें छोड़कर अगली हेडिंग डाल लीजिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। पहले हम इन 3 संज्ञाओं को देख लेते हैं, बाकी संज्ञाएं हम आगे पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है और क्या पहचान है हम देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होगी किसी व्यक्ति का नाम होगी, किसी व्यक्ति का नाम होगी, किसी व्यक्ति का नाम होगी, ऐसे लिख देता हूँ, किसी व्यक्ति का नाम होगी, किसी व्यक्ति का नाम होगी और क्या होगी, हमेशा एक वचन होगी, हमेशा एक वचन होगी, सदैव एक वचन, सदैव एक वचन। और क्या होगी, सदैव एक वचन होगी और विशेष होगी और विश्व में अकेली पाई जाएगी। विशेष होगी और अकेली पाई जाएगी। विशेष होगी और अकेली पाई जाएगी। विशेष होगी और अकेली होगी। विशेष होगी और अकेली होगी। विशेष होगी और अकेली होगी। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम होगा, सदैव एक वचन चलेगी और विशेष होगी और अकेली होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे मैंने लिखा रमेश। अब तुम ये मत सोचने लग जाना कि रमेश तो बहुत सारे हैं। रमेश नाम बहुत हो सकते हैं, परंतु रमेश जिस व्यक्ति का नाम है वो व्यक्ति अपने आप में यूनिक होगा, अर्थात उसके जैसा कोई नहीं होगा। जैसे रमेश लिखा और सदैव एक वचन होगी और विशेष होगी। रमेश लिखा मैंने दिल्ली लिखा, दिल्ली अपने आप में एक होगी। दिल्ली अपने आप में एक होगी। जैसे ताजमहल लिखा मैंने, ताजमहल किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। आगरा लिखा, आगरा, जैसे आगरा हो जाएगा तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। सदैव एक वचन होंगे, किसी व्यक्ति का या वस्तु का नाम हो सकता है और विशेष होगी और अपने आप में अकेली होगी। जैसे आगरा अपने आप में अकेला है, ताजमहल भी अपने आप में अकेला है, ताजमहल जैसा कोई दूसरा नहीं है। दिल्ली अपने आप में अकेली है, किसी व्यक्ति का नाम अपने आप में अकेला। रमेश, जैसे रमेश नाम हो सकता है किसी और का, परंतु जो रमेश व्यक्ति है वो अपने आप में एक होगा। उसके बाद हम चलेंगे जातिवाचक संज्ञा पर। किस पर, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं या इसकी क्या पहचान है। सदैव बहुवचन में होगी। कैसी होगी, बहुवचन होगी। सदैव कैसी होगी, सदैव
बहुवचन होगी या बहुवचन बन सकता है, सदैव बहुवचन होगी या बहुवचन बन सकता है, ऐसे लिख लेना, बहुवचन बन सकता है, बहुवचन बन सकता है, बहुवचन बन सकता है। और इसकी पहचान इसके जैसी और होंगी, इसके जैसी और होंगी, इसके जैसी, इसके जैसी और होंगी, इसके जैसी और होंगी। जैसे इसके जैसी और होंगी, जैसे मैंने लिखा, जैसे लिखा मैंने कुत्ता, मैंने लिखा कुत्ता, क्या लिखा मैंने, कुत्ता। तो कुत्ते के जैसे कुत्ते और होंगे, ये कुत्ता किसी जाति विशेष को प्रकट कर रहा है, तो कुत्ते के जैसे और कुत्ते होंगे। वो नस्ल की बात अलग है, परंतु किसी भी नस्ल का हो, कुत्ता कुत्ता होता है। जैसे लिखा मैंने घोड़ा, घोड़े के जैसे और घोड़े होंगे, चाहे घोड़े की नस्ल कोई भी हो, परंतु घोड़ा घोड़ा होता है। भारत में भी घोड़ा घोड़ा कहलाएगा, और कहीं विदेश में चले जाओ या कहीं पर भी कहलाओ, घोड़े को घोड़ा बोलेंगे, भले ही से चाहे वो किसी भी नस्ल का हो। आगे कुछ और शब्द मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकते हो, गाय लिख सकते हो, गाय के जैसी और गाय हो जाएंगी, गाय के जैसी और गाय हो जाएंगी। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है, बहुवचन बन सकता है, और इसके जैसी या फिर इसके जैसी और हो, इसके जैसी और हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। आदि हम लिख देंगे, आदि। उसके बाद चलेंगे हम भाववाचक संज्ञा पर। किस पर चलेंगे हम, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कहती होती हैं सदैव एक वचन होंगी, भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन होंगी, भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन होंगी, सदैव एक वचन होंगी, सदैव एक वचन होंगी। और अपनी भाषा में अगर मैं बताऊं तो जिसको प्लेट में ना परोसा जाए, जिसको प्लेट में ना परोसा जाए, जिसको प्लेट में ना परोसा जाए, ना परोसा जाए। अब आपको लगेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, अभी मैं आगे बता दूंगा कि जिसको प्लेट में ना परोसा जाए भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे बुराई है किसी की बुराई बताओ, किसी की बुराई को प्लेट में परोस सकते हो, नहीं। अच्छाई है किसी की, या किसी की नादानियाँ हैं, प्लेट में परोस सकते हैं, नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ हम उनको महसूस कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा भलाई, क्या लिखा मैंने, भलाई, भलाई एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। मैंने लिखा बुराई, मैंने लिखा बुराई, बुराई एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। मैंने लिखा अच्छाई, क्या लिखा मैंने, अच्छाई, अच्छाई एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, अच्छाई एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। सदैव एक वचन होंगे तो भाववाचक कहलाएंगी, परंतु एक वचन से ये भाववाचक बन सकती हैं। जैसे भलाई का बहुवचन बन जाएगा भलाइयाँ, भलाई का बहुवचन भलाइयाँ बन जाएगा। बुराई का बहुवचन बुराइयाँ बन जाएगा, बुराई का बहुवचन बुराइयाँ बन जाएगा। और अच्छाई का बहुवचन अच्छाइयाँ बन जाएगा, अच्छाई का बहुवचन अच्छाइयाँ बन जाएगा, अच्छाई का बहुवचन अच्छाइयाँ बन जाएगा। ये तीनों बहुवचन में पहुँच गई साहब। अब हम इसको किस में रखें, तो इसको अब हम बहुवचन कौन होती हैं, जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। तो अब हम इन तीनों को जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। जब ये बहुवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होगी तो हमेशा जातिवाचक संज्ञा में जाएगी, हमेशा जातिवाचक संज्ञा में जाएगी। जातिवाचक संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। ये तो थी हमारे किस तरीके से हमको याद रखनी है और किस तरीके से हमको इनको समझना है। अब हम इनकी पर्टिकुलर परिभाषा लिखते हैं जो किताबी लैंग्वेज होती है। अब इनको हम पर्टिकुलर परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। सबसे पहले हम किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे।
व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति विशेष या स्थान के नाम को, किसी व्यक्ति विशेष या स्थान के नाम को, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ उदाहरण हम लेकर चलेंगे। जब उदाहरण लेकर चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे मैं लेकर चलूँ किसी का नाम रमेश, मैं लेकर चलूँ किसी का नाम, किसी लड़के का नाम लेकर चला मैंने रमेश, तो रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। रमेश अकेला अपने आप में एक है, रमेश अपने आप में एक संज्ञा है। रमेश अपने आप में संज्ञा है। मैं लेकर चलूँ ताजमहल, ताजमहल सा कोई नहीं, मैंने अभी लिखवाया था नहीं कि जिसके जैसा कोई नहीं, वो काहे में जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। जैसे मैंने लिखा ताजमहल, मैंने लिखा ताजमहल, ताजमहल अपने आप में एक है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। मैंने लिखा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट लिखा मैंने तो ये जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि माउंट एवरेस्ट सिर्फ अपने आप में एक है। अगर मैं माउंट एवरेस्ट की जगह पर्वत लिख दूं तो पर्वत जाएगा जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि पर्वत के जैसे और पर्वत हो जाएंगे। अगर माउंट एवरेस्ट लिखा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में, अगर माउंट एवरेस्ट की जगह अगर मैंने पर्वत लिखा तो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा में। उसके बाद अगर मैं हिमालय लिखूं, हिमालय, तो हिमालय भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, क्योंकि हिमालय के जैसा कोई नहीं। दिल्ली लिखा, दिल्ली अगर मैं लिख दूं तो दिल्ली अब काय में जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दिल्ली काय में जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगी। मैंने लिखा आगरा, आगरा लिख देता हूँ मैं, आगरा, आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और लिखता हूँ मैं आगरा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। किसी का नाम लिख देता हूँ सोहन, किसी का नाम लिख देता हूँ सोहन, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सीता क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आज हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कल, आज की क्लास में हम इतना ही रहने देंगे। कल चलेंगे हम जातिवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा किसको बोलते हैं। कल चलेंगे हम जातिवाचक संज्ञा पर। आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में चलेंगे हम जातिवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा किसको बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं। ये क्लास यूपी टेट और यूपी पुलिस के लिए ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो हर संडे चले करेगी। और आज हमने अध्याय पहला लिया था संज्ञा। इस संज्ञा को हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप ज़बरदस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए, खुश रहिए।